नमस्कार साथियों। आज हम एक नया टॉपिक संसद जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। इससे पहले जो बहुत से टॉपिक है जो मैंने आपको करवा दिए, तो आप उनकी वीडियो भी एक बार देख लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत में द्विसदनात्मक संसद की स्थापना पहली बार किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम से, या 1899 के अधिनियम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1919 के अधिनियम से। किस अनुच्छेद के तहत संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों शामिल होते हैं? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 81। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 81। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन सेकंड है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी तीनों ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। 79 में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के विशेषज्ञ व्यक्तियों को 12 सदस्यों के रूप में राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति नहीं है, इसका ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 83। समझ में आ रहा है? 83। अगला प्रश्न है, अंतरिम संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 378, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380 और अनुच्छेद 81। तो अंतरिम संसद का उल्लेख अनुच्छेद 379 में उल्लेखित है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा की 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं? किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 83, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस अनुसार 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, लेकिन राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 11 मई 1952, 13 मई 1952, 15 मई 1952 या 17 मई 1952? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। देखो, 23 अगस्त 1954 से पहले इसे काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता था। राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स को कब से राज्यसभा कहा जाने लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 1954 को काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट को राज्यसभा कहा जाने लग गया था। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो को देख लिया करो, ताकि टॉपिक और आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली से होता है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 81। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली से होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1952 से 2002-3 तक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता था? खुला मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1/2 सदस्यों का खुला मतदान प्रणाली से, 1/2 सदस्यों का गुप्त मतदान प्रणाली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गुप्त मतदान प्रणाली से होता था।
सेकंड ऑप्शन हो गया उसका, हाँ, गुप्त मतदान प्रणाली। किस अनुच्छेद में राज्यसभा उम्मीदवार की योग्यता का उल्लेख है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर, 35 ईयर, 21 ईयर, 30 ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन 4 में है। बाकी इसके तीनों आंसर गलत हो जाएंगे। 30 वर्ष है जो राज्यसभा जो उम्मीदवार होता है ना, उसकी न्यूनतम आयु होती है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो इसकी अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या सर्वोच्च न्यायालय? देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो इसकी अनुमति राज्यसभा देती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य सूची का कोई भी विषय वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय महत्व का हो गया है? तो राज्यसभा ऐसे विषय पर कानून बनाने हेतु अपने उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखती है। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 240 और अनुच्छेद 241। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न नंबर, तीसरी अखिल भारतीय सेवा कौन सी है जिसका गठन 1966 में हुआ था? तीसरी अखिल भारतीय सेवा थी भारतीय वन सेवा, IFS के रूप में तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन 1966 में हुआ था। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं होगी, IFS ऑप्शन 3। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुच्छेद 64 में होता ही है। पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्यसभा अपने में से एक व्यक्ति को उपसभापति चुनती है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 89। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 89। 4 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले 3 ऑप्शन इसके गलत आंसर हो जाएंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 89। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 552। अगला प्रश्न है, फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के सदस्य थे, वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय के रूप में कितनी बार मनोनीत हो चुके हैं? देखो, फ्रैंक एंथोनी थे ना, संविधान सभा के सदस्य थे, वे लोकसभा में आंग्ल भारतीय के रूप में 7 बार मनोनीत हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसमें 7 दे रखा है। बाकी 3 ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। तो 7 बार लोकसभा में मनोनीत हो चुके फ्रैंक एंथोनी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली से, खुला मतदान प्रणाली से, या फिर गुप्त मतदान प्रणाली? और फोर्थ ऑप्शन हो गया अग्रताही विजेता है पद्धति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अग्रताही विजेता पद्धति से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है।
चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस व्यक्ति को लोकसभा के पहले अध्यक्ष, भारत में संसद और लोकसभा का जनक कहा जाता है? जी मावलंकर फर्स्ट ऑप्शन हो गया, डॉक्टर अंबेडकर सेकंड हो गया, जवाहरलाल नेहरू थर्ड हो गया और फोर्थ ऑप्शन हो गया GMC बालियोगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, GV गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा जब अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है तो उस समय इस अंतरिम संसद के अध्यक्ष कौन थे? देखो, जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी उस समय GV मावलंकर ही इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से लोकसभा के दो ऐसे अध्यक्ष जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था? GV मावलंकर, GMC बालियोगी, नीलम संजीव रेड्डी, KS हेगड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GV मावलंकर तथा GMC बालियोगी। लोकसभा के दो ऐसे सदस्य हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसके दो आंसर हो जाएंगे। वैसे आंसर एक ही होना चाहिए था पर इसमें दोनों लिख दिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल इसके प्रथम सत्र से 5 वर्ष होता है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 89। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल इसके प्रथम सत्र से 5 वर्ष होता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आज इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा अपने निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग की जा सकती है? लोकसभा अपने निर्धारित कार्यकाल से भंग की जाती है अनुच्छेद 85 के अनुसार। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष थे जो यही रहे थे, बलराम जाखड़ राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो लोकसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं सर्वाधिक समय तक, 10 वर्षों तक रहे थे ये। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी, सुमित्रा महाजन, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मीरा कुमारी होना चाहिए यहाँ पे। मीरा कुमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा थी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग और या मुख्य न्यायाधीश। तो प्रोटेम स्पीकर होता है जो अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 99। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 99 के तहत संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाए जाते हैं? राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा और लोकसभा में या किसी भी सदन में नहीं? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाए जाते हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव है ना जो लोकसभा के निर्वाचित सांसदों में से 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है, तो ये लोकसभा में ही लाया जाता है क्योंकि सरकार उस दल की बनती है जिसे लोकसभा में बहुमत हो, इसीलिए लोकसभा में ही ये लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु लोकसभा की निर्वाचित सांसदों में से न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन हो गया 60, सेकंड हो गया 50, थर्ड हो गया 40 एंड फोर्थ हो गया 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था अगस्त 1963 में। आचार्य कृपलानी के द्वारा लाया गया था ये प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1963 अगस्त, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके गलत आंसर हो जाएंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 25, सेकेंड हो गया 20, थर्ड हो गया 15 और फोर्थ हो गया 10। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 15 बार इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब तक 27 बार लाया जा चुका है प्रस्ताव। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल लगे होने पर उसकी समाप्ति हेतु लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है? मतलब कि लोकसभा जो समाप्ति हेतु लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना, तो 1/10 सदस्यों द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड 1/10 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या फिर मुख्य न्यायाधीश? अनुच्छेद 118 में उल्लेखित है ये। लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। 118, अनुच्छेद 118 में यह उल्लेखित है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने के आधार तथा संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 107, ये चार ऑप्शन हो गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने के आधार, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाना तथा संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? तो अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 107, चार ऑप्शन हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 118 में यह उल्लेखित है लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उनका निर्णय अंतिम होता है लोकसभा अध्यक्ष का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 12 है, थर्ड हो गया 14, थ्री हो गया 16, फोर हो गया 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 14 दिन तक राज्यसभा इस पर विचार कर सकती है। 14 दिन में धन विधेयक पारित नहीं होने पर वह विधेयक पारित मान लिया जाएगा राज्यसभा से। अगला प्रश्न है होगा हमारा, किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक पहले लोकसभा में बाद में राज्यसभा में रखा जाता है? अनुच्छेद फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 118, सेकेंड हो गया 109, थर्ड हो गया अनुच्छेद 111, फोर्थ हो गया अनुच्छेद 107। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक पहले लोकसभा में फिर बाद में राज्यसभा में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 107। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी संसद सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में संसद में अपने विचार व्यक्त कर सकता है तथा संबंधित सदन के अध्यक्ष के अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी विचार व्यक्त कर सकता है? यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 107। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 120 के तहत कोई भी संसद सदस्य हिंदी अंग्रेजी अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त कर सकता है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संसद में होने वाले किसी भी व्यवहार पर न्यायपालिका में किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया जाएगा? मतलब जो संसद में कुछ भी होता है उसमें जो न्यायपालिका में कोई चर्चा नहीं होगी इस बारे में। अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 125। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 122, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उठाने के लिए लाए गए प्रस्ताव के अलावा न्यायाधीशों के किसी भी व्यवहार पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी? यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 125। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 121, ऑप्शन सेकंड में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उठाने के लिए लाए गए प्रस्ताव के अलावा उनके व्यवहार पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत एक वर्ष में संसद की 2 बैठक होना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न में क्या है कि संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि एक वर्ष में 2 बैठकें होना अनिवार्य है। तो अनुच्छेद 85 में यह उल्लेखित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति किस सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं? देखो, बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र, ये एकमात्र सत्र है जो 2 चरणों में पूरा होता है। तो इसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, बजट सत्र। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र भी होता है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन सत्र भी होता है, जो दिसंबर में होता है शीतकालीन सत्र। अनुच्छेद 100 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा होती है? 1/5, 1/10, 1/15, 1/20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1/10 गणपूर्ति होती है। इस उत्तर के आधार पर लोकसभा में जो कोरम है वो हो गया 5-5 और राज्यसभा में कोरम हो गया 2-5। लोकलेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1921, 1922 और 1923। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में लोकलेखा समिति का गठन स्थापना हुई थी। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकलेखा समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य क्रमशः होते हैं, मतलब कितने लोकसभा से होते हैं और कितने राज्यसभा से होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 तो हो गए लोकसभा से, 7 हो जाएंगे राज्यसभा से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड में 7, 15 देकर, थर्ड में 11, 11 है और फोर्थ में 12 और 10 है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकलेखा समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 2 वर्ष का या 1 वर्ष का? 4 ऑप्शन हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें दे रखा है कि लोकलेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति CAG द्वारा संसद में रखी गई रिपोर्ट की जांच करती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुमान प्राकलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1950, 1945 और 1940। लोकलेखा अनुमान और प्राकलन समिति है जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 1921 में हुई थी लोकलेखा समिति की, और लोक उद्यम या जो सार्वजनिक उद्यम समिति है उसकी स्थापना हुई थी 1964 में।
कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। अनुमान और प्राकलन समिति के सदस्य होते हैं, उसमें 30 सदस्य होते हैं। अनुमान और प्राकलन समिति है इसमें कि बजट एक धन विधेयक है, इस पर निर्णय करने का अधिकार लोकसभा का ही है, तो इस कारण इसके सभी सदस्य ना वो लोकसभा से ही होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, सेकंड में राज्यसभा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति के द्वारा संसद में सीएजी के द्वारा संसद में रखी गई रिपोर्ट की जांच करती है? लोकलेखा समिति, अनुमान और प्राकलन समिति, लोक उद्यम समिति या डीके समिति? जो सीएजी जब रिपोर्ट रखती है संसद में तो उसकी जांच करती है लोकलेखा समिति। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें सीएजी नहीं लिखा है इसने। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी समिति के द्वारा सरकार द्वारा रखे गए बजट के अनुमानों की जांच की जाती है? तो ये अनुमानों की जांच हो गया। अनुमान और प्राकलन समिति है जिसका स्थापना 1950 में हुई थी, उसमें लोकसभा के 30 सदस्य थे, उसके द्वारा होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी अवधि भी वैसे एक वर्ष ही होती है। ध्यान रखना, मंत्री इसके सदस्य नहीं होते इन तीनों समितियों में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1964 में लोक उद्यम समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? कृष्णा मेनन समिति, राम प्रधान समिति, पीसी चाको समिति या डीके समिति? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर लोक उद्यम या सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसकी अवधि भी एक वर्ष होती है। निम्न में से कौन सी समिति सीएजी द्वारा लोक उद्यमों पर रखी गई रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक उद्यम समिति हो गई जो सीएजी द्वारा लोक उद्यमों पर रखी गई रिपोर्ट की जांच करती है। अगला प्रश्न है हमारा, बाकी टीके समिति इन तीनों के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, 1992 और 393 में स्थापित विभागीय समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 20, 20, 24, 28 या 31? देखो 1992-93 में जो समितियां की पहली बार स्थापित की गई थी ना विभागीय समितियां, इनकी समितियों की संख्या थी 24। ऑप्शन सेकंड, प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, इनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, अपने विभाग से संबंधित अनुमानों और रिपोर्टों की जांच किस समिति के द्वारा की जाती है? देखो अपने विभाग से संबंधित तो विभागीय समितियां ही करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गलत है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त संसदीय समिति का गठन निम्न में से कौन करते हैं? संयुक्त संसदीय समिति का गठन निम्न में से कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति या लोकपाल? तो संयुक्त संसदीय समिति JPC ये स्थायी समिति नहीं है, इसका जो समिति को जो मिलकर बनाते हैं ऑप्शन 3 वाले, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच का अनुपात कितना होता है? तो इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनके बीच का अनुपात होता है 2:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट हो गया 1/2, थर्ड हो गया 2:3, 4 हो गया 3:2। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 2:1। 5 बार JPC का गठन हो चुका था। एक तो हुआ था बोफोर्स तोप को उठाने वाले में 1987 में, और अंतिम हुआ था JPC-2G स्पेक्ट्रम। किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के पश्चात वह कानून बनता है। किसके हस्ताक्षर के पश्चात? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधि कानून बनता है। मतलब
चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं? अनुच्छेद 118, 118, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 111। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 के अनुसार धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा संविधान में संशोधित शक्ति आत्यांतिक है? मतलब जो उस गांधी जी जो कहा था इंदिरा गांधी में कि संसद की शक्ति, इसकी कोई वो लिमिट नहीं है, तो बाद में कर दिया गया था ना कि इनकी शक्ति आत्यांतिक नहीं है। तो 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में यह उल्लेखित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संसद की अनुमति के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता? तो अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 275 और 260, 265, 270, 275। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 265 से ऑप्शन सेकंड के अनुसार संसद की अनुमति के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख है तथा संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से धन खर्च नहीं किया जा सकता? ऑप्शन हो गया फर्स्ट का 260, सेकंड हो गया 65, थर्ड हो गया 70 और हो गया थर्ड हो गया 200, फोर्थ हो गया 266। सही आंसर हो जाएगा 266, ऑप्शन 4। इसमें संचित निधि का उल्लेख है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से धन खर्च नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में बजट के लिए बजट शब्द का उपयोग नहीं होकर बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? अनुच्छेद 114 में, अनुच्छेद 113 में, अनुच्छेद 112 में या फिर अनुच्छेद 111 में? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन 3। अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था जो कि कंप्लीट हो गया है। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन इसी नाम से डाले गए हैं, वहाँ पे जाके सोल्व करो इन क्वेश्चनों को। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जल्द से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।